सो दिस इज न्यू टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सेंटर ऑफ मास। हालांकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम या बॉडी जो भी रहेगा, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी विल डिस्कस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। इस पे काफी टाइम लगेगा एंड देन इसी में कोलिजन आएगा, इसी में कॉन्सेप्ट आएगा इम्पल्स का। तो ये सारी चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन का लेक्चर्स तुम्हारा एमबी बैच के साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर्स में सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। नाम से ही हालांकि क्लियर है कि अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मास इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ आई आस्क यू कि इसको बताओ कि इस पूरे बॉडी को एक पॉइंट मास जैसा कंसीडर करना है, तो वो पॉइंट मास कहाँ मानूं, किस पॉइंट पे हम उस बॉडी को रखा हुआ मान सकते हैं। तो कहोगे सर इसके सेंटर पे, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अगर मैं कहूं कि एक रॉड है, उसको एक पार्ट के लिए एक पॉइंट मास लेकर के मैं पूछूं कि कहां पे रखा हुआ मान सकते हैं, तो कहोगे उसके सेंटर पे, प्रोवाइडेड दिस रॉड इज यूनिफॉर्म। बट अगर सोचो कि इधर थोड़ा थिक है, इस तरफ थोड़ा थिक है और इधर थिन होगा। अब अगर मैं पूछूं सेंटर ऑफ मास किधर होगा, एक पॉइंट पे माने तो किधर कह सकते हो, इधर थोड़ा हैवी है, ऐसा होता है ना कभी डंडा इस टाइप का। सो सर्टेनली तुम कह सकते हो, सर गेस कर सकते हो, सर ये मिड पॉइंट अगर ये है तो मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास यहां मान सकते हैं। जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बता रहा हूं। अभी तक जितने भी सवाल हमने किए, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शंस, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मान के किया था। हालांकि कभी मैं दिखाता था कि ब्लॉक ऐसा है, बट उसके मोशंस को जो हम लोग देखते थे ना, इसके सेंटर के पॉइंट का ही मोशंस एग्जैक्टली देखते थे, एज्यूम करते थे पॉइंट मास। अगर मैं कहूं, क्लास में मैं जनरली ऐसे दिखाता हूं कि ये सपोज एक रॉड है और इसको हमने थ्रो कर दिया, तो हो सकता है इसका मोशंस जो होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा घूमते घूमते थोड़ा ऐसे ऐसे जाए। एक ऐसा रॉड ले लो और रॉड को थ्रो कर दो, जस्ट ऐसे दिखा रहा हूं कि ऐसा कुछ मोशंस होगा। और यहां से थ्रो किए और यहां पे सपोज रॉड गिरा। अगर किसी एक पार्टिकल का मोशंस को देखो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, अजीब सा, मतलब रॉड में ज्यादा घुमाया नहीं, घूमते हुए ये जाएगा।
लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका पाथ दिखाते हैं तो रफली मैं बोल देता हूं कि ऐसे पाथ गया प्रोजेक्टाइल। तो ये जो पाथ दिखा है ये किस पार्टिकल का पाथ है? इस पार्टिकल का अलग होगा, इस पार्टिकल का अलग होगा, इस पार्टिकल का अलग पाथ होगा, इस पार्टिकल का अलग होगा। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशंस में मैं रफली कहता हूं कि रॉड को ऐसे थ्रो किया, दिस गोज लाइक दिस, प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा है। सो एग्जैक्टली ये पाथ जो है, ये जो स्मूथ पाथ दिखा रहा हूं, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। मतलब इस रॉड को एक पॉइंट पे मान सकते थे तो उस सेंटर ऑफ मास पे रखा मान सकते थे, और ये जो मोशन दिखा है सेंटर ऑफ मास पे का मोशन है। ऑल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, ये एज्यूम करेंगे। राशि, अभी नोट्स तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, एमए बैच नोट्स लिखेगा। एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस लेने के लिए मैं बोलता हूं कि अगर पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास इस रॉड का कहां होगा, तुम्हें अगर जस्ट पता करना है, तो तुम कभी ऐसे देखते हो क्लास में, जनरली मुझे समझाने में थोड़ा आसानी होता है कि ये रॉड सपोज है ऐसे, और मैं पूछूं कि इसको यहाँ पे रखें तो बैलेंस नहीं होता, इसको मूव कराते जाओ मूव कराते जाओ, एक पॉइंट पे लाते हैं, देखते ही ये बैलेंस हो जाता है। तुम ऐसे ही गेस वर्क कर लिया कि सपोज ये है सेंटर ऑफ मास, और इसको तुम यहां से बैलेंस करना चाहोगे, ये बैलेंस नहीं होता है, तो कह सकते हो कि ये पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास नहीं है। अगर तुमने इसको यहां रख दिया तो ये बैलेंस हो गया, तो तुम कहोगे कि सेंटर ऑफ मास यहां है। हालांकि मैं इस चीज को जब बताऊंगा आगे तो कहूंगा कि ये एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट दिस पॉइंट, जो बैलेंस वाली बात कर रहे हैं। बच्चों सिस्टम में अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल है m1, एक पार्टिकल है m2 कहीं पे है, एक पार्टिकल है m3, सबका कुछ कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है सपोज x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। सो मैं अभी जस्ट डेफिनेशंस बता रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का एक पॉइंट पे एज्यूम करें तो वो किस पॉइंट पे रखा मान सकते हैं, दैट इज गिवन वाइज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस जितने भी पार्टिकल है सो ऑन, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। हालांकि मैंने ये समझाया नहीं कि ऐसा क्यों होता है। इसको थोड़ा सा सेंस समझते हैं कि वाई दिस विल बी दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला क्यों आ रहा है। अगर बच्चों मैं कहूं कि दो पार्टिकल है और दोनों ओरिजिन से x नॉट डिस्टेंस अवे है बोथ साइड, और सेंटर ऑफ मास में पूछो तो तुम कहोगे सेंटर ऑफ मास यहां होगा, है ना। एग्जैक्टली सिमेट्री से बोल सकते हो ये दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास। बट इसको सपोज उठा करके मैं दूर लेके चला गया, इसको यहां पे लेके चला गया, ए पार्टिकल को मूव करा दिया, क्या सेंटर ऑफ मास अभी भी यही रहेगा ओरिजिन पे, और
it will move towards right or it will move towards left? कोई गेस कर सकता है? यस, प्रिया बताए सर इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। हालांकि देखो ये मास m और m है, इसके जस्ट अभी मिडिल में था, जब इसको हमने इधर मूव करा दिया तो ये अब इसके मिडिल में होगा, तो कुछ इधर आ जाएगा, है ना। यहां से इसका डिस्टेंस आगे गया तो सेंटर ऑफ मास भी इधर मूव किया। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और एक और चीज बता रहा हूं, अगर m के जगह पे मैं कर दिया 2m, अगर ये a के मास को डबल कर दिया 2m, अब बताओ क्या सेंटर ऑफ मास अभी ओरिजिन पे होगा या टुवर्ड्स राइट होगा या टुवर्ड्स लेफ्ट होगा? x नॉट इन डिस्टेंस रखे, राइट। टुवर्ड्स राइट, मतलब जिधर ज्यादा Right. मास है उधर होगा, है ना। तो तुम कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास मास पे भी डिपेंड कर रहा है और पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो चीज है सेंटर ऑफ मास का, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस ये फॉर्मूला याद कर लो। बहुत बढ़िया, सबने मैसेज किया टुवर्ड्स राइट। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लिखा, अब लिख लो। m1 x1, x1 क्या है पता है तुम्हें? x1 x2 x3 r x coordinate x coordinate of particles m1 m2 and so on। Similarly, YCM लिख लोगे, YCM will be in the same way m1 y1 plus बच्चों इसको ना शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, समेशन ऑफ mi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ mi। ये क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अगर मान लो कोई कहेगा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM,
In that case, you will say that this will be xcm I cap plus ycm j cap. और अगर इसको लिखोगे तो ये कैसा आ जाएगा बता रहा हूं मैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 और m1 x1 I कैप प्लस y1 j कैप, दोनों को एक साथ लिख लिया इसलिए ऐसा आ जाएगा. प्लस सो ऑन. m1 x1 I कैप प्लस y1 j को बोल सकते हैं r1 वेक्टर, मतलब फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर. देखो एक्चुअली आइदर मैं ऐसे बोलूं, पहले ये भी बोल सकता था फिर एक्सीएम वाईसीएम बता सकता था. पहले मैंने एक्सीएम वाईसीएम डिफाइन कर दिया फिर आरसीएम बताया. सर यहाँ पे आर रेडियस डिनोट कर रहा है क्या? आर डिनोट कर रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. ओके. R1 इज, R1 बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, अभी देखो हमने क्या माना हो, पार्टिकल माना हो. बहुत सारे पार्टिकल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ने, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है. तो ये हो गया R1 वेक्टर, ये हो गया M1 पार्टिकल, ये M2 पार्टिकल, R2 वेक्टर है ना. ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस. एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं, ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, आ सकता है. एक मास है M1 2 kg का जो ओरिजिन पे है. एक दूसरा मास है M2 5 kg का जिसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का सपोज x2 इज इक्वल टू सपोज है 4. एक मास है 3 kg का और इसका सपोज y कोऑर्डिनेट है. इसका कोऑर्डिनेट कहेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट सपोज 6 हो, है ना. मैं पूछूं ये 3 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? दुनिया का सबसे आसान सा सवाल. फाइंड कोऑर्डिनेट्स of center of mass of the 3 particle system shown in figure. कोई कहेगा सर कितना आसान सा सवाल है. वी हैव टू फाइंड XCM. M1 कितना है 2 kg. व्हाट इज x कोऑर्डिनेट 0 प्लस M2 कितना है 5 kg. x कोऑर्डिनेट इज 4 प्लस M3 3 kg. इसको M3 इसको मान लेते हैं M1 M2 M3. What is x coordinate 0 divided by total mass 2 plus 5 plus
3। कितना हो जाएगा बच्चों? 20/10 दैट इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं y कोऑर्डिनेट का आंसर कौन कौन बताता है। अपूर्व पाटिल ने सही सही आंसर बता दी। YCM फिर से 2 into 0 y कोऑर्डिनेट प्लस 5 का भी y कोऑर्डिनेट 0 है प्लस 3 का y कोऑर्डिनेट 6 है डिवाइड बाय टोटल मास 2 plus 5 plus 3 that is equal to 1.8। अगर कोई कहेगा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कहोगे 2i cap plus 1.8 j cap। यू कैन राइट इन दिस वे। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया। बच्चों बहुत सारे पार्टिकल्स है m1 m2 m3। अगर सपोज m1 का कोऑर्डिनेट अभी है x1, y1 और इसको शिफ्ट कर दिया m1 को किसी दूसरे पोजीशंस पे, तो इसका न्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 डैश y1 डैश। सपोज m2 को भी शिफ्ट कर दिया किसी तीसरे पोजीशन पे, इसका भी कोऑर्डिनेट था x2 y2 और बाद में चेंज कर दिया इसका x2 डैश y2 डैश। अगर हम पार्टिकल के पोजीशंस को चेंज करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का भी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। पहले एक्सियम रहेगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। अगर चेंज कर दिया तो न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश प्लस सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। x1 डैश x2 डैश क्या है? न्यू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल m1 m2। अगर मैं पूछूं हाउ मच चेंज इन सेंटर ऑफ मास पोजीशन, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, देखो ये आ जाएगा x1 डैश माइनस x1। देखना ये आ जाएगा क्या? दिस माइनस दिस करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, m1 वाले को एक साथ m2 वाले को एक साथ, तो यही आ जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, चेक करके बताओ कि हाँ सर ये सही लिखा आपने। एक स्टेप आगे बढ़ गया मैं। दिस माइनस दिस करोगे तो यही आ जाएगा। x डैश माइनस एक्स डैश टी एम, इसको बोलेंगे डेल्टा एक्स सी एम। डेल्टा का मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? m1, इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा x1। दैट मीन्स फर्स्ट पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट में चेंज प्लस
बच्चों ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बुक में भी ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल फॉर्मूला है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस पे बेस्ड सवाल कराऊंगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है। सर वो पहला पेज दिखाओ ना। देखो 2 मास दिया हुआ है और कुछ कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, इनिशियल कोऑर्डिनेट। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। मैं निकालने के लिए कहूँ, सब बच्चे निकाल लेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। मैं सवाल थोड़ा डिफरेंट पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, इफ 8 kg mass is shifted 1 unit towards origin, eight kg mass, that means M2 mass is shifted 1 unit towards origin, by what distance and in which direction M1 particles should be shifted so that center of mass, position of center of mass remain unchanged. अब ये सवाल है, तुम लोग लिख लिए होगे बच्चों। अब इसमें क्या कर रहा है कि डेल्टा एक्ससीएम के बारे में क्या बता रहा है? डेल्टा एक्ससीएम शुड बी 0। और डेल्टा एक्ससीएम क्या होता है? M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2, दैट इज इक्वल टू, कराइए, होना चाहिए 0। क्या डेल्टा x2 दिया हुआ है? यस। 1 यूनिट टुवर्ड्स ऑरिजिन, दैट मीन्स इधर शिफ्ट किया है, तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा -1। डेल्टा x1 पूछ रहा है, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 दैट इज इक्वल टू 0। M1 हो गया तुम्हारा 5 kg प्लस M2 हो गया 8 kg, डेल्टा x1 हो जाएगा -1, सो डेल्टा x1 आ जाएगा -8/5, नहीं +8/5, +8/5 यूनिट शिफ्ट करना पड़ेगा। प्लस है दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन इधर, दैट मीन्स इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स M2। अगर इसको 1 यूनिट शिफ्ट किया तो इसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 8/5 यूनिट शिफ्ट करेगा टू कीप द सेंटर ऑफ मास पोजिशंस अनचेंज। ठीक है।
सर 1 मिनट, पिछला पेज। अब चलो, ये पिछला फॉर्मूला ना बड़ा यूजफुल है, मैं आगे बहुत बार लूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। कहोगे सर इसमें क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट विल बी एट ज्योमेट्रिक सेंटर। जैसे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। रेक्टेंगल का अगर यूनिफॉर्म है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट ज्योमेट्रिक सेंटर। अगर सर्कल है, रिंग है, सेंटर ऑफ मास विल बी एट इट्स सेंटर। अगर डिस्क है तो भी सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेंटर। अगर एक स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास विल बी एट इट्स सेंटर, लेकिन यूनिफॉर्म हो। अगर एक रॉड है, where the center of mass will be at center, लेकिन रॉड कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी को तकलीफ होगी। अब इस पे एक दो सवाल ले लेते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा। एक एल शेप्ड फ्रेम है, जो दो रॉड से बना हुआ, इसका भी लेंथ एल, इसका भी लेंथ एल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम इट्स कॉर्नर। देखो सेंटर ऑफ मास कैसे इसका निकालेंगे। अभी तो हम लोगों ने पार्टिकल्स बहुत सारे थे तो उसका सेंटर ऑफ मास निकाला, देखा। सो कैन वी रिप्लेस दिस टू रॉड बाय टू पार्टिकल्स? कहोगे यस सर, वन पार्टिकल एट दिस पोजीशन, अनदर पार्टिकल एट दिस पोजीशन। और इसको मान लो अपने मन से कि ये एक्स एक्सिस है, इसको मान लो कि ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओरिजिन, और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले मैं एक्सियम निकाल लेता हूं। एक्सियम क्या हो जाएगा? एक पार्टिकल ये हो गया, इसका मास m, तो इसका भी मास m, यूनिफॉर्म है।
सो m इंटू एल बाई टू, इसका और इसका तो हो जाएगा m इंटू 0 डिवाइड बाई m प्लस m, दैट इज इक्वल टू l बाई 4। सिमिलरली YCM भी देखोगे तो वो भी l बाई 4 आ जाएगा, ठीक है ना। हियर विल बी द सेंटर ऑफ मास, ये l बाई 4, ये l बाई 4। सो व्हाट इज r? l बाई 4 रूट 2। सही लिखा आंसर? बच्चों देयर टू ऑब्जेक्ट, वन इज a square plate, another is a circle. सर्कल अच्छा बना नहीं, सर्कुलर प्लेट और इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, टच कर रहा है एक दूसरे को। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडी सिस्टम shown in figure। This is uniform disk and this is uniform square plate। इसका साइड लेंथ a और इसका डायमीटर a। थोड़ा छोटा दिख बन गया है डायग्राम में, बट तुम समझ सकते हो। कहोगे सर सेंटर ऑफ मास कहां से माने, कहां से बताएं? तो अगर सब्जेक्टिव होता तो तुम कहीं से भी बता सकते हो, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हो सकता है दिया रहेगा कि दोनों के जंक्शन पॉइंट से, जहां टच कर रहा है कॉमन पॉइंट से, या सेंटर ऑफ द स्क्वायर प्लेट से बताना है, या सेंटर ऑफ द डिस्क से बताना है। तो किसी को भी एक रेफरेंस ले लो। मान लो मैंने इसको रेफरेंस ले लिया कि सेंटर ऑफ द डिस्क से किधर होगा। अच्छा, ये कोई बता सकता है कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा होगा? डिस्क में लाई कर रहा होगा या प्लेट में लाई कर रहा होगा? ये जस्ट मिड पॉइंट पे होगा, जंक्शन टचिंग पॉइंट पे होगा सेंटर ऑफ मास। स्क्वायर प्लेट। किसी ने कहा कि स्क्वायर प्लेट में लाई कर रहा होगा, क्योंकि इसको नहीं हम सर, वो जहाँ पे मतलब जहाँ पे ये दोनों टच कर रहे हैं वहां पे ही होगा। जहां पे टच कर रहा हूं वहां पे होगा। किसी ने आंसर ये बताया। अच्छा, जिसने कहा कि यहां पे है, क्या ये स्क्वायर प्लेट और डिस्क का मास सेम है या अलग अलग है? हमने तो दिया ही नहीं। तो बच्चों ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि द टू बॉडी हैव सेम सरफेस मास डेंसिटी। क्योंकि जब तक हम मास में कंपेयर नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे बताएंगे कि कहां होगा। क्योंकि सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है? उसको जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं। मास पर यूनिट सरफेस एरिया।
है ना, जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं। वैसे ही रॉड का अगर रहेगा तो रॉड में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लाइन पे। तो यहाँ पे बच्चों इस केस में मैं बोलता हूं लीनियर मास डेंसिटी। अब ये सारे टर्म्स समझ लो। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हुआ मास पर यूनिट लेंथ। वैसे ही बच्चों एक और टर्म आता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो तीन टर्म्स हमने बताए, इसको लैम्डा बोलते हैं, जनरली डिनोट करते हैं लीनियर मास डेंसिटी के लिए। जैसे अगर इसका लेंथ L है और दिया हुआ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, तो मास ऑफ द रॉड क्या लिखेंगे, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा, तो L लेंथ का मास लैम्डा इंटू L। अगर सपोज एक सर्कुलर प्लेट है, इसका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका मास लिखेंगे यूनिट एरिया का मास m, इसका एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, अगर रेडियस r है तो एरिया इंटू सरफेस मास डेंसिटी। अगर एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी रो है, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मुझे लगता है कि ये तो सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे इसमें, ये जो अभी हमने बताया इतना। तो बच्चों अभी जो हमने सबसे पहले सवाल दिया था, अगर हमने ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो वो डेटा इनसफिशिएंट था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब मैंने कह दिया कि द टू बॉडी हैव सेम सरफेस मास डेंसिटी, तो m1 यू विल राइट, अगर ये दिया हुआ है तो मान लो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। मास ऑफ द टू सेकेंड बॉडी सिग्मा इंटू व्हाट इज द एरिया, पाई, रेडियस कितना है, a/2 बिकॉज डायमीटर इज a। And you can see that pi/4 is less than 1, so m1 is greater than m2। और तुम लोगों ने पहले खुद से ही एज्यूम कर लिया था, कुछ बच्चों ने, कि m1 बड़ा है इसलिए सेंटर ऑफ मास ही होगा। तो ये इंफॉर्मेशन जब देंगे तभी हम बता सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है कि डिस्क प्लेट के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, तो उस केस में xcm विल राइट m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू, ये ओरिजिन लिया तो m2 का सेंटर ऑफ मास है 2a डिस्टेंस पे, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दैट मीन्स सिग्मा pi/4 a स्क्वायर डिवाइड बाई इंटू 2a डिवाइड बाई सिग्मा a स्क्वायर प्लस सिग्मा pi/4 a स्क्वायर। And if you solve it, 2
pi a डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, सही लिखा क्या? फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेट, क्या मैंने सही किया है, कुछ गड़बड़ किया है? पे मैं एक ए डायमीटर का सर्कल काट लूंगा तो भी थोड़ा अच्छा, थोड़ा फिर स्पेस से- बचेगा ऊपर। एक सेकंड, फिर से बोलो। सर यहाँ पे दिया है कि ये ए साइड का स्क्वायर है और ए डायमीटर का डिस्क है, और उन्होंने नहीं दिया है कि दे हैव सेम सरफेस मास डेंसिटी, और मैंने अज्यूम कर लिया कि है, तो फिर मैं ए डायमीटर का सर्कल काट लेता हूँ स्क्वायर से, तो भी थोड़ा थोड़ा पार्ट बचेगा ना स्क्वायर पे, हाँ इसलिए मैंने कहा था कि m1 का मास ज्यादा होगा। हाँ हाँ, मतलब मैं सही, वो मैंने कहा कि कॉमन सेंस से ऐसे जनरली ये सवाल जब रहता है ना, तो सवाल में दिया ही रहता है कि दो टू हैव सेम सरफेस मास डेंसिटी, बट बच्चे प्री एजम्पशन माइंड से लेते हैं कि हमेशा यही हो सकता है कि सवाल में, ये फेमस सवाल है सेम सरफेस मास डेंसिटी का, बट एग्जाम में दे दे कि स्क्वायर प्लेट है और एक डिस्क है साइड लेंथ ए का, ऑफ बोथ ऑफ सेम मास, ये दे दिया सवाल में, बट तुम्हारे मन में क्या प्री एजम्पशन है? सेम सरफेस मास डेंसिटी का। तूने पहले से क्या आंसर तैयार रखा है कि डिस्क यहाँ होता है, प्लेट के सेंटर में होता है। तो हम, मेरा मेन इंटेंशन ये है कि सवाल पूरा पढ़ना है, कोशिश करना है पढ़ने का, समझा क्या? अगर इसका भी मास सेम दे दिया, इसका भी मास सेम दे दिया, अलग अलग सरफेस मास डेंसिटी का, उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहीं पे हो जाएगा। सर वो M1 के सेंटर से लेकर जहाँ पे वो स्क्वायर और स्फीयर मीट हो रहे हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस a/2 होगा ना? हाँ यार, मैंने एक चीज गड़बड़ कर दिया है। कहाँ गड़बड़ किया है? ये गलती से a लिख दिया, दिस इज a/2, दिस इज a/2। हाँ हाँ, तो हमने यहाँ फॉर्मूला में गड़बड़ लिख दिया है, एकदम सही बताई। हमने यहाँ क्या लिख दिया? 2a लिख दिया है, एकदम सही बता रही है कि यहाँ पे 2a नहीं होगा, सॉरी 2 होगा, ठीक है, करेक्ट। इसलिए तो पूछता हूँ कभी कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया कैलकुलेशंस में, एकदम सही प्रिया पाटिल, करेक्ट, क्लियर। यहाँ भी यस सर। 2 नहीं होगा। चलो बच्चों, ये करेक्ट कर लेना, ये गलती से 2a लिखा गया था, डायग्राम में भी गड़बड़ी था, करेक्ट कर लो इसको। अब जो स्टार्ट होगा वहां पे इंटीग्रेशंस का यूज होगा। Center of mass for uniform distribution. Sorry. Center of mass for continuous distribution of mass. हालांकि अभी जो हमने लिखा है कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले हमने कहा एक पार्ट के लिए यहाँ पे, एक पार्ट के लिए यहाँ पे, एक पार्ट के लिए यहाँ, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस में ही हमने एक स्पेशल केस लिया कि जब यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा।
बट हमेशा ये केस नहीं हो सकता है, सिमेट्रिकल नहीं भी हो सकता है, सरफेस मास डेंसिटी वेरिएबल हो सकता है. सो इन दैट केस हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास. ओके, देखो हमने अभी पढ़ा था XCM जब डिस्क्रीट था तो उसके लिए लिखा था समेशन ऑफ MI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ MI. ये डिस्क्रीट के लिए था. जब कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो यही समेशन का साइन इंटीग्रेशन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा. MI हो गया किसी जनरल पार्टिकल का मास, तो कोई जनरल पार्टिकल लेंगे, जनरल बॉडी लेंगे, एलिमेंटल बॉडी लेंगे, तो ये हो जाएगा DM, छोटा सा मास. और XI हो जाएगा उस DM के x कोऑर्डिनेट का, उस DM का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई समेशन ऑफ MI, मतलब टोटल मास, दैट मीन समेशन ऑफ DM. DM का इंटीग्रेशन को लेट M कर दिया. सो दिस इज द फॉर्मूला बच्चों, ये लिख लो. और यहाँ पे मैं बताता हूं, तुम लोग भी लिखना. व्हाट इज X? X इज X coordinate of center of mass of element DM. इसको एलिमेंट बोलेंगे. छोटा सा इंटीग्रेशंस का एप्लीकेशन यहां से आएगा. बच्चों यहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रेशंस का एप्लीकेशंस होंगे, थोड़ा सा कोशिश करना इंटीग्रेशंस को समझने का. ये मेडिकल सर DM मास ऑफ एलिमेंट है क्या? हाँ, DM इज मास ऑफ एन एलिमेंट. अब ये एलिमेंट क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, देन ये क्लियर हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला लिख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सिमिलरली अगर कोई पूछेगा YCM कैसे निकालना है, तो क्या मुझे बताना पड़ेगा? कहोगे नहीं सर, DM इंटू वाई अपॉन DM का इंटीग्रेशन. ऐसे ZCM कहेगा तो ऐसे ही निकालोगे. कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है. पहला एग्जांपल ले रहा हूं, ये सारे बच्चे देखेंगे. सर प्लीज पिछला पेज. ठीक, एक बार ले लेता हूं पिछला पेज, लिख लो इसको. और सिर्फ एग्जाम में ना सेंटर ऑफ मास पे बहुत सारे सवाल आते हैं. टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, तो अभी एक और लेक्चर, आज का लेक्चर, एक और लेक्चर सिर्फ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास पे चलेगा.
सो एक रॉड है और मास जो है इस पे यूनिफॉर्म अगर होता तो सेंटर पे होता सेंटर ऑफ मास, बट ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, एक एंड का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 पे है, दूसरा सपोज x इक्वल टू l पे है, लेंथ टोटल l है। और लीनियर मास डेंसिटी जो है लैम्डा डिपेंड्स ऑन x पोजीशन, अलग अलग पोजीशंस पे लीनियर मास डेंसिटी अलग है, अनलेस दिस इज 1 प्लस x बाई l है, जहां x इज डिस्टेंस फ्रॉम द एंड a, x डिस्टेंस पे इतना रहेगा। अगर मैं पूछूं कि a पॉइंट पे लीनियर मास डेंसिटी कितना है तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो। एंड b पॉइंट पे लीनियर मास डेंसिटी कितना है, x इक्वल टू l पुट कर दो तो 2 लैम्डा नॉट हो जाएगा। दैट मींस लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा नॉट से इंक्रीज हो रहा है और लास्ट में 2 लैम्डा नॉट हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है, a एंड से कितना है। और समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है नए बच्चों के लिए, एमआर बैच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एमए बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये रॉड को मैं क्या मान सकता हूं कि बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। एक पार्टिकल ए पॉइंट पे, उसके बाद बी मतलब उसके जस्ट बगल में और बगल में ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल रखा हुआ है और ये बन गया। कितने पार्टिकल, 10, 20 या इनफाइनाइट? क्योंकि सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर करता हूं, छोटा सा पार्टिकल, ये एलिमेंटल पार्टिकल। एलिमेंट मतलब यहाँ पे एलिमेंट कैसा है, पार्टिकल है। इसका पार्टिकल का लेंथ में बोलूंगा तो बोलूंगा dx, बहुत छोटा सा लेंथ। सो कंसीडर एलिमेंट का मतलब कौन सा बेसिक यूनिट है जिससे वो पूरा सिस्टम बना हुआ, पूरा बॉडी बना हुआ है। तो हमने यहां पे पार्टिकल लिया, कंसीडर एलिमेंट एट पोजीशन x of length dx। मुझे उसका मास लिखना है, मास ऑफ द एलिमेंट। क्योंकि सर बहुत ही सिंपल सा है, लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ है ये, लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, यही हो जाएगा। होगा कि नहीं? यूनिट लेंथ का मास लैम्डा, तो dx लेंथ का लैम्डा इनटू dx। और तुम्हें याद है एक्ससीएम क्या होता है, dm इंटू एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dm का इंटीग्रेशन। dm देखो निकाल लिया, लैम्डा इंटू dx। ये x क्या है, उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास। समझो इस बात को, ये एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसी पॉइंट पे। x पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये x ही रह जाएगा, डिवाइड बाय लैम्डा इंटू dx। अब बताओ इस पॉइंट पे लैम्डा कितना है, लैम्डा ये है, लैम्डा की जगह पे हो जाएगा लैम्डा नॉट 1 प्लस x बाई l
ये dx और ये इससे पहले x, पहले वाला x लिख लेता हूं, फिर dx। अब इसको सॉल्व कर लो। लैम्डा नॉट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है, चला जाएगा, x dx का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर dx विच इज एक्स क्यूब बाई 3। यहाँ पे l एंड वी हैव टू पुट लिमिट आल्सो। लिमिट हमने नहीं पुट किया है। लिमिट क्या होगा? हमारा रॉड कहां से स्टार्ट हुआ? x इक्वल टू 0 से कहां तक है? x इक्वल टू l तक। सो वेरिएबल इज x कहां वेरी कर रहा है? 0 से लेकर के l तक। ये लिमिट पुट करना है। सो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, और नीचे वाला का इंटीग्रेशन कर दो, लैम्डा चला जाएगा 1 का x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2l। और जब वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो तो कितना आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया ये? अब यहाँ से देखोगे तो ये L एक आ जाएगा जो कि कॉमन हो जाएगा, और ये 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 5l/6 डिवाइड बाई 3/2। कितना आ रहा है ये? 5l/9। इस बार देखो कैलकुलेशन सही किया क्या? अब ये देखो हाफ रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है। ये आज सीख लिया तो आज का क्लास तो मतलब मोर देन सफल रहेगा कि हाँ कुछ सीखा आज। बच्चों यहां भी मास जो है वो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो लाइन जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड पॉइंट है। तो इस केस में भी हम लोग कहेंगे कि जो हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है बहुत सारे पॉइंट मास से बना हुआ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे रखा हुआ है। अगर ये फुल रिंग होता तो कहते सिमेट्रिक होता और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, बट अभी नहीं होगा। बट तुम लोग इतना तो गेस कर ही सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास ना इस सी पॉइंट से ऊपर होगा, बिकॉज मास ऊपर ही है ना? लेकिन अगर मैं बात करूं, तुम इतना भी गेस कर सकते हो कि इस लाइन के जैसा, इस लाइन के जैसा राइट साइड में है वैसा ही मास लेफ्ट साइड में है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, इतना तुम सोच सकते हो। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या यहाँ पे होगा या इसके जस्ट मिड में होगा? क्या ये मिड पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या जितना मास उधर है क्या उतना ही मास इधर है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? क्या कहोगे नहीं।
सो हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा. वी हैव टू फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके. सो यहाँ पे कैसे एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ देखो थोड़ा सा सर्कुलर सिमेट्री है, सर्कल पे है मास. So, इस टाइप के लिए मैं एलिमेंट कैसे कंसीडर करता हूँ, देखना फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. यहां से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट लो. ये पॉइंट मार्क करो, ये पॉइंट मार्क करो, डी थीटा विड्थ का ये हमारा एलिमेंट हो गया छोटा सा. सो इस टाइप में एलिमेंट कैसे कंसीडर करते हैं देखना, ये सीखने वाली चीज है. और अगर मैं पूछूं कि ये पूरा हाफ रिंग के लिए थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, सो यू विल से थीटा इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट एलिमेंट आया ये, मेरा नेट गड़बड़ चल रहा है, बार बार कट जा रहा है. सर स्टार्टिंग से बताओ ना. हाँ ठीक है. मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. जो हमारा एक जो सिस्टम है वो हाफ रिंग है. इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाला. मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रेड कलर से जो दिखाया है. सो इस केस में हम लोग एलिमेंट जो लेंगे, वो एलिमेंट लेने का तरीका ऐसा है कि यहां से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट ये लेते हैं, ये वाला हमारा एलिमेंट है, और ये एंगल ले लेते हैं डी थीटा. रिंग यूनिफॉर्म है. हाफ रिंग है. Consider an element at angle theta and angular width d theta as shown. सो बताओ, अगर मैं पूछूं कि ये पूरा हाफ रिंग कवर करने के लिए थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, सो थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू इंक्रीज कर रहा है, पाई बाय 2 जाएगा तो ये एलिमेंट होगा, पाई बाय 2 से थीटा बड़ा होगा, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट के लिए पाई हो जाएगा. सो थीटा विल वेरीज from 0 to pi 180 degree.
मैंने कहा था थोड़ा सा तुम देख सकते हो कि ये इस लाइन के अबाउट y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। हमें निकालना है YCM। YCM के लिए डेफिनेशंस के लिए क्या लिखोगे, dm इंटू y का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dm का इंटीग्रेशन। दैट मीन्स अब तुम्हारा टारगेट क्या है, dm लिखना, और क्या है, उस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट लिखना। सो ये हमारा एलिमेंट है, बहुत छोटा है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर ये रेडियस r है रिंग का, so y coordinate of the element is equal to r sin theta. But how to write dm? ये सीखने वाली चीज है, यहाँ पे सीखोगे। तो सारे बच्चे ध्यान दें, जिसको नहीं समझ में आया वो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं यहाँ बताऊंगा। सो बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट? RD आर डी थीटा। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा नेटवर्क गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे। लिख लो, लेंथ ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू आर डी थीटा। और क्या चाहिए था मुझे, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी कैसे निकालते हैं, लेट्स किसका टोटल मास बच्चों, रिंग का है m, टोटल मास है m। सपोज मान लिया रेडियस r है, तो उसका लेंथ हो जाएगा बच्चों पाई r, चूंकि हाफ सर्कल है, तो पाई r लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का m बाई पाई r। ये हो गया लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। मुझे निकालना है dm। लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, m अपॉन पाई r इंटू आर डी थीटा। YCM इज इक्वल टू, देखो डेफिनेशंस क्या लिखे हैं, अब तुम सब लोग निकाल सकते हो, m बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू वाई, वाई कितना है था, r साइन थीटा। देखो इसका इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dm का इंटीग्रेशन, dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल मास, तो सिंपली टोटल मास लिख देते हैं। और देखो यहाँ भी m बाहर हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, r बाई पाई, देखो r बाई पाई साइन थीटा डी थीटा। और अगर लिमिट पुट करना है तो लिमिट 0 से पाई। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग भी खुद से कर सकते हो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन पढ़े हो कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट 0 से पाई जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा -2 आ जाएगा, सो 2
बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। सो ये आंसर इज 2r/π, यहीं से मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा।